student, welcome back to our channel. Today we are going to study class 8 science chapter 1 crop production and management part 2. So student, previous वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रॉप्स क्या होते हैं, कैसे क्रॉप्स के लिए शोविंग किया जाता है, क्या क्या उसमें मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो ट्रेडिशनल टूल इसमें शामिल हो जाता है। तो ट्रेडिशनल टूल्स मतलब कि वो पहले की चीज़ें जो फार्मर्स या किसान अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में किया करते थे। जैसे द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टूल्स होते थे वो फनल के शेप में हुआ करते थे। जैसा आप एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके फिगर 1.2 में दिया हुआ है। ओके, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। जो सीड्स होते थे वो इस फनल में ऐड कर दिए जाते थे या रखे जाते थे। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और इसमें ये जो फनल होता था इसमें 2-3 पाइप्स जुड़े होते थे जो कि सीड्स को सॉइल के अंदर या सॉइल के पास गिराने में काम आते थे। दीज एंड्स pierces into the soil and places seeds there। अब यहाँ पे क्या होता था कि ये जो शार्प एंड्स थे ये क्या करते थे कि ये सीड्स को सॉइल में अच्छे से रख देते थे, जिससे कि फार्मर को वहाँ पर सीड्स को सॉइल के अंदर डालने के बाद दोबारा सीड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नाउ पहेली, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. तो ये जो सीड्स के बारे में क्वालिटी थी ये मैंने आपको पहले के लेक्चर में ही बता रखा है कि सीड्स को कैसे फ़िल्टर किया जाता था। तो सीड्स को 2 तरीके से फ़िल्टर करते थे। तो पहला जो ट्रेडिशनल मेथड था वो वेरी सिंपल था। जैसे पानी है, आप उसके अंदर सीड्स को डालिए, जो अच्छे सीड्स होंगे वो पानी में डूब जाएंगे और जो ख़राब होंगे वो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। तो इस तरीके से हम फिल्टराइजेशन ऑफ सीड्स प्रॉपर तरीके से कर सकते थे। इसके बाद हम बात करते हैं सीड्स ड्रिल का। सीड्स ड्रिल क्या होते थे, तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं 1.2b और सीड ड्रिल। ये क्या करते हैं कि जस्ट लाइक अ फनल ही थे कि ये बहुत सारे इसमें पॉइंट्स बने होते थे जहाँ पर सीड्स को रखकर वो सॉइल के अंदर डाला जाता था। नाउ सीड ड्रिल ये क्या होता था। नाउ डेज द सीड ड्रिल फिगर 1.2b जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है इज़ यूज फॉर शोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये क्या होते थे कि ट्रैक्टर्स के साथ ये ज्वाइंट हो जाते थे और ट्रैक्टर इन्हें लेकर चलता था। ऊपर के पार्ट में जो सीड्स होते थे वो रखे जाते थे और जो फनल का लास्ट पार्ट होता था ड्रिल का, वहाँ से सीड्स को सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया जाता था। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो सीड्स का गैप होता था एक दूसरे के बीच वो प्रॉपर होने लगा और साथ ही साथ उसको एक गहराई के अंदर रखा जाने लगा, जिससे कि जो प्लांट्स की ग्रोविंग है वो प्रॉपर और अच्छे तरीके से होने लगी थी। इट एंश्योर्स दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉयल आफ्टर शोविंग। अब यहाँ पे क्या होता था कि ये जो सीड ड्रिल्स चलती थी, सीड डालने के बाद सॉइल को वो ऊपर डाल देते थे, जिससे कि उस सीड का प्रॉपर प्रोटेक्शन होता था शोविंग में। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। शोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अब यहाँ पे ये जो सीड्स आते थे इसके सीड से एक प्रॉब्लम क्या होता था कि जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इन्हीं सीड्स को निकाल के खाने के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको खाना और से कहीं से तो मिलेगा नहीं। तो वो यहाँ सॉइल के अंदर से सीड्स को निकालते थे और वहाँ से खाते थे। लेकिन ये जो सीड ड्रिल है ये क्या करता था कि सॉइल के ज़्यादा गहराई में सीड को रखने की वजह से जो बर्ड्स है वो सीड को निकाल नहीं पाती हैं और वो प्रॉपर तरीके से प्लांट्स के रूप में ग्रो कर सकता है। इससे एक और चीज़ क्या होता था सीड ड्रिल के लगाने से, एक तो ज़्यादा इसमें आपको फनल मिल जाते थे कई पार्ट्स में, और जहाँ पे लेबर और टाइम दोनों सेव हो जाता था। बूझो, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। नर्सरी क्या होती है, वो जगह जहाँ प्लांट्स ग्रो कराए जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स। I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this?
तो यहाँ पे जो बूझो है उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि वो बताता है कि भाई मेरे स्कूल के बगल में एक नर्सरी है और वहाँ पे मैंने देखा कि वो लोग छोटे छोटे बैग्स में प्लांट्स को रखते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को। वाई आर दे कीप लाइक दिस, वो ऐसा क्यों रखते हैं? वाई आर दे कैप्ट लाइक दिस, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो यहाँ पे जो पहली है वो बताती है सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रो इन अ नर्सरी, कि जो पैडी का फर्स्ट ग्रोन होता है वो नर्सरी में होता है, मतलब उसको छोटे से स्मॉल प्लांट्स के रूप में ग्रो कराया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। इसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, वो मैनुअली तरीके से फील्ड में ले जाकर उसको प्लांट के जैसा लगा दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रो इन द नर्सरी। कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे फॉरेस्ट में होने वाले प्लांट्स हो, या जो प्लांट्स फ्लावर के होते हैं वो ऐसे ही ग्रो कराए जाते हैं नर्सरी में। आगे हम चैप्टर में चलते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। ये ओवरक्राउडिंग क्या होता है? ओवरक्राउडिंग मतलब एक ही जगह पे अगर कई सारे प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उसके ग्रोथ को लेकर थोड़ा परेशानी हो सकती है। इसलिए कि अगर हम सीड को एक प्रॉपर डिस्टेंस पर रखें तो प्रॉपर तरीके से उनके ग्रोथ को भी होगा, उनका ग्रोथ होगा और वो अच्छे से ग्रो करेंगे। साथ ही साथ अगर बहुत सारे जो वीड्स आ जाएंगे तो उनको प्रॉपरली हम रिमूव कर सकते हैं और अच्छे से प्लांट्स को ग्रो कराने में हेल्प कर सकते हैं। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट, इस तरीके से जब हम सॉइल सीड्स को डिस्टेंस पे रखते हैं तो इससे क्या होता है कि सारे प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो सॉइल से सारे प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट भी मिल सकता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा और प्रॉपर वाटर भी मिल पाएगा जो हम उन्हें डे टू डे प्रोवाइड करते हैं। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। इससे क्या होता है कि जैसे अगर आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा प्लांट्स एक जगह पे हो गए हैं तो आप दूसरे प्लांट्स को वहाँ से हटा सकते हैं जिससे ओवरक्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स जो है वो न हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा जुड़ता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो ये पहले हम समझते हैं कि ये मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों का एक जैसा ही काम होता है लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ दिस। ओके, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ओके, कि जिस तरीके से हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ, उसी तरीके से ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र एक तरीके से प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट्स को। तो ये एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स है और ये करता क्या है कि ये हमारे सॉइल के अंदर मिक्सअप होता है और प्लांट्स को एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन प्रोवाइड करता है उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए। अब बूझो का यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछता है क्या, नाउ आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। मैंने देखा एक बहुत अच्छा क्रॉप है जो फार्म में ग्रो कर रहा है। इन द नेबरिंग फार्म, फिर दूसरी जगह उससे देखा कि एक नेबरिंग जो बगल वाला प्लांट है, द प्लांट्स वर वीक, बहुत ही वो कमज़ोर है। सो वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो क्वेश्चन पूछता है पूछो कि कुछ प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, तो ऐसा क्यों होता है। अब आते समझने की कोशिश करते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो सॉइल है वो करता क्या है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना उनको प्रॉपर मिनरल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल है, ज़रूरी हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। अब मान लीजिए कि किसी एक एरिया की हम बात करें कि वहाँ पे जो किसान है, फार्मर है, वो एक जैसे ही प्लांट बार बार लगाए जा रहे हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। जो फील्ड है वो कभी भी खाली नहीं रह पा रहा है कि वो फिर से अपनी एनर्जी को रीस्टोर कर सके। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। आप सोचो कि उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा अगर इसी तरीके से वो बार बार वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करा रहा है। तो
तो ऐसे में क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई ये जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कैसे करें, क्योंकि सारी न्यूट्रिएंट्स एनर्जी तो बार बार प्लांट्स जो है वहाँ से वो ले रहे हैं। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। सही बात है, बार बार अगर आप एक वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो कराते रहेंगे या फसल लगाते रहेंगे तो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो तो बेचारे रहेंगे ही नहीं, बहुत कम बचेंगे। इसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन कम मिलेगा। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. तो फार्मर्स क्या करते हैं कि उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए वहाँ पे मैन्योर डालते हैं, जस्ट लाइक अ फर्टिलाइजर, मतलब एडिंग सम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। इस प्रोसेस को, एक्स्ट्रा प्रोटीन देना सॉइल के थ्रू प्लांट्स को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्योर। और इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट्स। और अगर मान लीजिए प्रॉपर तरीके से मैन्योरिंग न किया जाए तो वहाँ उगने वाले या ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होंगे वो भी वीक होंगे, क्योंकि उस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन या जो पावर होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. अब ये जो मैन्योर होता है ये बनता कैसे है? तो ये जो प्लांट्स और एनिमल के वेस्टेज होते हैं उसको हम डीकम्पोज करते हैं, उसको हम सड़ाते हैं, गलाते हैं और फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रोटीन के जैसा या न्यूट्रिएंट्स आने तक हम उसे डीकम्पोज कंडीशन में रखते हैं और फिर बाद में हम उसको यूज़ करते हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। Farmers dump plant and animal waste in a pits at open places and allow it to decompose. फार्मर्स क्या करते हैं कि एक छोटा सा गड्ढा जैसा बना देते हैं, उसमें एनिमल और प्लांट के वेस्ट को वहाँ पे इकट्ठा करते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो जो वेस्टेज होता है वो डीकम्पोज होने लगता है, मतलब ब्रेक डाउन होने लगता है दूसरे सब्सटेंसेज में, और फिर द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो डीकम्पोज होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द डीकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। अब ये जो डीकम्पोज मैटर होता है ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, मतलब कि एक नेचुरल तरीके से बना हुआ फर्टिलाइज़र है ये। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट डी वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आपने ये प्रोसेस जो है वो 6 क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग में आपने पढ़ा हुआ है। तो होता क्या है कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके थ्रू ये डेवलप करते हैं, जबकि जो फर्टिलाइज़र होता है वो केमिकल बेस्ड होता है। तो अच्छा कौन सा होगा? मैन्योर अच्छा होगा, न कि फर्टिलाइज़र। बट द एब्सेंस ऑफ द मैन्योर वी कैन यूज़ द मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट पार्ट एक्टिविटी आपके लिए दिया हुआ है यहाँ पे, कैसे ये आप देखिए। टेक अ मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। एक मूंग या ग्राम सीड को लीजिए, उसको आप जर्मिनेट करिए, मतलब उसके अंदर अंकुरित करिए। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, उनको 3 इक्वल साइज में रखिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, 3 यहाँ पे एम्प्टी ग्लासेस ले लीजिए या सिमिलर कोई एक जैसा कोई वेसल्स हो वैसा कुछ ले लीजिए। मार्क देम ABC, तीनों में ABC का मार्किंग कर दीजिए। टू ग्लास A एड लिटल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद द लिटल काउ डग मैन्योर। एक ग्लास में आपको क्या करना है? थोड़ा सा सॉइल लेना है जिसमें काउ डग जो है वो थोड़ा सा मिक्सअप कर देना है। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद द लिटल यूरिया। B जो है उसमें सेम A के जैसा ही आपको सॉइल लेना है और मिक्स कर देना है थोड़ा सा यूरिया को। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन अ ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। C में जो है उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। फिगर 1.3a यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एक्टिविटी करता हुआ 2 बच्चियाँ दिखाई दे रही हैं जो ABC एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कर रही हैं। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब सभी में समान मात्रा में हम क्या करेंगे? वाटर डाल देंगे, वाटरिंग कर देंगे। प्लांट द सीडलिंग इन दैम, फिर इसमें प्लांट्स को हम लगा देंगे। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, अच्छी जगह पे इन्हें रख दीजिए और डेली इसमें वाटरिंग करते रहिए। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। फिगर 1.3b ये शो कर रहा है कि कैसा इनका ग्रोथ हो रहा है। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं
कि ए, बी और सी तीनों में से बी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने यूरिया मिक्स किया था। नेक्स्ट पार्ट, बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, सॉरी आई थिंक डाउन साइड इज देयर, या डिड प्लांट इन ऑल द ग्लास ग्रो एट द सेम प्लेस। क्या ये सारे प्लांट्स एक जगह पे ही ग्रो किए? सेम प्लेस मतलब सेम जैसा ग्रोथ किए, क्योंकि एक जगह पे ही रखा हुआ है, एक जैसा सॉइल डाला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस क्या किया, एक में मैन्योर, एक में यूरिया और एक में कुछ भी मिक्स नहीं कर किया, ऐसा रखा गया। तो क्या ये एक जैसे ग्रोथ हुए हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप जरूर मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किस ग्लास में अच्छे से प्लांट्स ग्रो किए, ये आपको मुझे बताना है अपने कमेंट में। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, किस ग्लास में जो ग्रोथ है बहुत तेजी से हुआ। ओके, तो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स से रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये मैन्योर से डिफरेंट कैसे होते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बन जाएगा कि डिफरेंसेस बताना है आपको मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द एनपीके, एनपीके में के क्या है तो वो आपको बताना है पोटेशियम, पी क्या है तो वो है फास्फोरस, एंड एन क्या है दैट इज अ नाइट्रोजन। तो इस तरीके से एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखा फर्टिलाइजर्स का जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ठीक। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। अब ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये करते क्या है कि ये व्हीट, पैडी और मेज के क्रॉप्स को बहुत तेज़ी से ग्रो कराते हैं। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा कर दिया, आपको लगा कि फीवर हुआ है, एक टैबलेट खा के फीवर को ठीक कर सकते हैं, तो आपको तुरंत ठीक होने के लिए आपने 4 टैबलेट खा लिया, तो जो ओवरडोज होगा वो असर तो दिखाएगा, बैड इम्पैक्ट। द सेम कंडीशन ऑल्सो वी कैन सी इन द फर्टिलाइजर्स कंडीशन कि अगर एक अमाउंट से ज़्यादा आपने फर्टिलाइज़र यूज़ किया तो जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है, जो पावर है, वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्योंकि ये बनते किससे हैं, केमिकल से, इसलिए ये वाटर पोल्यूशन के बहुत बड़े सोर्स बन जाते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो भी डिस्टर्ब करते हैं ये। वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, वो अनकल्टिवेटेड 2 क्रॉप्स जो फील्ड्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ कंडीशन क्या है कि या तो आप मैन्योर यूज़ करिए तो आपका जो रेगुलर क्रॉप्स आप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज़ अगर आप क्रॉप्स के बीच में गैप छोड़ देते हैं तो भी क्या होगा, सॉइल जो है वो अपने आप को हेल्दी बना सकता है या फिर से अपने आप को एनर्जेटिक बना सकता है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। कि अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो सॉइल की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, साथ ही साथ सॉइल के अंदर एक और क्वालिटी वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है कि ये सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भर देता है, उनको रीग्रेन करने में हेल्प करता है, जिससे कि अगर हम मैन्योर यूज़ करें तो ये ज़्यादा हेल्दी होगा हमारे एग्रीकल्चर लैंड के लिए, हमारे खेतों के लिए। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स इज द थ्रू क्रॉप रोटेशन। कि न्यूट्रिशन को रीग्रेन कराना सॉइल के लिए एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन।
अब ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप को घुमाना? नहीं, ऐसा नहीं। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आज इस सीज़न में आपने पोटैटो लगाया, तो नेक्स्ट सीज़न में आप जब सीज़न आएगा तो आप पोटैटो यूज़ नहीं करेंगे, आप किसी दूसरे हार्वेस्टिंग करेंगे किसी दूसरी चीज़ का, जिससे कि क्रॉप जो है वो बदल जाए। जैसे अब देखते हैं आप क्या है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। मतलब कि जब हम एक क्रॉप को ग्रो कराएं तो दूसरे क्रॉप को जब हम अलग तरीके से ग्रो कराते हैं या दूसरा क्रॉप ग्रो कराते हैं अल्टरनेट तरीके से, ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पे क्रॉप रोटेशन बनेगा। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेगुमिनस एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। कि अगर हम इंडिया के नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो लेगुमिनस को ग्रो कराते हैं एज अ फॉडर के रूप में, मतलब चारे के रूप में एनिमल्स को खिलाने के लिए एक सीज़न में, और फिर नेक्स्ट सीज़न में क्या करते हैं कि वो व्हीट को ग्रो करा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है उसके अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर बनी रहती है। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन। इससे क्या होता है कि ये जो हमारे सॉइल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है नाइट्रोजन, वो प्रॉपरली उसके अंदर फिल्ड होता रहता है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। अब फार्मर्स को हमें क्या करना चाहिए, हमें इनकरेज करना चाहिए कि प्लीज़ आप क्रॉप रोटेशन अप्लाई करो, जिससे कि आपके सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो प्रॉपर तरीके से फिल्ड होता रहे। एक्चुअली नाइट्रोजन जो है वो अप्रॉक्स एटमॉस्फेयर में 78% के आसपास अवेलेबल है। तो प्लांट तो चाहे तो डायरेक्टली लीव्स के थ्रू से ले सकता है, लेकिन प्लांट्स ऐसा कर नहीं सकता। और न्यूट्रिशन जो नाइट्रोजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही है जैसे हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए एक प्रोटीन होता है, लेकिन प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन या नाइट्रोजन ले नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं कि रूट के थ्रू एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है राइजोबियम, उसके थ्रू वो उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं एटमॉस्फेयर से, और फिर प्लांट्स को वो एज अ नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन के फॉर्म में, जिससे प्लांट जो है वो तेज़ी से ग्रो करता है। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पे राइजोबियम को। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एक तरीके का बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसको पहले 6th क्लास में हम लोगों ने समझ लिया है कि है क्या ये। These are present in the nodules of roots of leguminous plants. Leguminous plants के roots में ये रहता है। They fix atmospheric nitrogen. ये क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन है उसको ये प्लांट्स को देने का काम करता है। तो जब राइजोबियम एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर भी मिक्स करता रहता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर का डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 डिफरेंसेस आर गिवन हियर। फर्स्ट फर्टिलाइज़र और मैन्योर में देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑब्वियसली मैन मेड ही है क्योंकि ये केमिकल बेस्ड है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। अब ये जो प्लांट्स के वेस्टेज होते हैं और जो कैटल डंग है, इनको मिक्स करके जब हम क्या करते हैं डीकम्पोज प्रोसेस में लाते हैं तब मैन्योर हमें मिलता है। लेकिन फर्टिलाइज़र के लिए हमें केमिकल बेस्ड होते हैं और फिर हम उसे एज अ इनऑर्गेनिक सॉल्ट के रूप में फॉर्म करते हैं। सेकेंड डिफरेंस, फर्टिलाइज़र इज़ अ प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्रीज और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। थर्ड डिफरेंस, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस व्हाट इज, जस्ट लाइक अ मॉइस्चर। बट मैन्योर क्या करता है, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये बहुत ज़्यादा ह्यूमस जो है वो सॉइल के अंदर प्रोवाइड करने का काम मैन्योर करता है, न कि केमिकल फर्टिलाइज़र। फोर्थ, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइज़र जो है वो कई सारे अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से रखता है, अच्छे से ग्रो कराता है, अच्छे से डेवलप करता है प्लांट के लिए, ठीक है, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों आ जाते हैं। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज़ अ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स
कि एज़ कम्पेयर टू द केमिकल मैन्योर जो है वो थोड़ा कम रिच होता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म के लिए हमें मैन्योर यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये बायोनिक है। वही फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये क्या है, ये केमिकल बेस्ड है और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट आते हैं टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या था। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि गिव द डिफरेंसेस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें ऐड हो रहा है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर का एडवांटेज क्या है? तो मैन्योर जैसा आपने देखा था कि मैन्योर जो है वो केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र है, जिसका अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है, खेत है, वो लंबे समय तक के लिए बहुत अच्छा बना रहेगा। तो आते हैं द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। दिस इज़ बिकॉज, अब यहाँ पे कंसीडर ये किया जा रहा है कि जो फर्टिलाइज़र है उससे अच्छा मैन्योर है। क्यों है वो देखते हैं। फर्स्ट, इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ऑब्वियसली कि जो मॉइस्चराइजिंग की कैपेसिटी है वो मैन्योर से ज़्यादा अच्छा बनेगा। इससे क्या होगा, वाटरिंग करना कम पड़ेगा। अगर वाटर हम कम यूज़ करेंगे तो जो अंडरग्राउंड लेवल हमारा वाटर लेवल है वो अच्छे से बना रहेगा। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रॉपर हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फ्रेश और ड्रिंकेबल वाटर तो अंडरग्राउंड लेवल पे ही अवेलेबल है। सेकंड, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू द विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। इससे क्या होगा कि ये पोर्स क्रिएट करता है सॉइल के अंदर, और जब पोर्स क्रिएट होते हैं तो जो गैसेज है वो अच्छे से एक्सचेंज होते हैं एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से सॉइल में। ये एक अच्छा प्रोसेस है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाने में काम करता है क्योंकि इसके अंदर केमिकल नहीं होता, ये हार्मफुल नहीं होता। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल की क्वालिटी उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल बेस्ड फर्टिलाइज़र। ओके, तो यहाँ पे ये आपका मैन्योर का टॉपिक था। आप मैन्योर देखिए फर्टिलाइज़र से कैसे वो अच्छा है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में डिफरेंसेस क्या है, फर्टिलाइज़र कैसे बनता है, मैन्योर कैसे बनता है, हमारे किसानों को आज किसकी ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र या मैन्योर की, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेवलप्ड कंसेप्ट इन एग्रीकल्चर ऑल्सो। तो जब हम डेवलप्ड कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है जहां पर हम अपने एग्रीकल्चर लैंड को भी लंबे समय तक यूज़ कर सके, उसे यूजेबल बनाए रखे। इसलिए हमें मैन्योर की तरफ ज़्यादा मुड़ना चाहिए, न कि फर्टिलाइज़र की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं 1.6 इरिगेशन। इरिगेशन सिंपल वर्ड में हम बात करें तो वाटरिंग, प्लांट्स को वाटर देना। लेकिन यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर कैसे देना है। एंशियंट ट्रेडिशनल मैथड एंड नाउ द मॉडर्न मैथड, बोथ आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको वाटर की ज़रूरत है अपने ज़िंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। हमारे प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और एक प्रोसेस होता है प्लांट में जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम प्रोसेस होता है ये प्लांट्स को रूट से लीव्स तक वाटर भेजने का काम करता है यहाँ पे। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। मतलब वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये सारे हमारे जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स के पास लगभग 90% वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डजंट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। ऑब्वियसली सही बात है कि अगर जर्मिनेशन का प्रोसेस हो तो बढ़ना, ग्रोथ करना, तो उसके लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वाटर ना हो या वाटरिंग वाली कंडीशन ना हो या मॉइस्चर वाली कंडीशन ना हो तो कभी भी जर्मिनेशन का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो सकता। सीड जो है वो प्लांट में ग्रो करेगा, तो जब प्लांट में वो ग्रो करेगा इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। और जब सीड प्लांट में ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली सी इट रिक्वायर्स सम वाटर, और अगर वाटर उसे प्रोवाइड नहीं होगा तो वो कभी ग्रोथ नहीं करेगा।
न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स वाटर के थ्रू डिजॉल्व होता है वो प्लांट्स के हर एक पार्ट के अंदर जाता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, जाइलम। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर करंट्स, कि ये जो वाटर प्लांट्स के अंदर होते हैं ये क्रॉप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉस्ट से और हॉट एयर सर्कुलेशन से। फ्रॉस्ट कंडीशन कौन सी, बहुत ज़्यादा ठंड आ जाए तो भी प्लांट सुरक्षित रह सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तब भी प्लांट अपने आप को सेफ बनाए रख सकता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, कि अगर आपको अपने क्रॉप को अच्छे से ग्रो कराना है, हेल्दी रखना है कि वो अच्छा ग्रो करता रहे, तो अपने वाटर को अपने फील्ड को रेगुलरली वाटरिंग करते रहिए, मतलब पानी उसमें डालते रहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जब हम क्रॉप को कुछ दिनों के गैप के बाद वाटर देते रहते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, मतलब कि अगर अलग अलग क्रॉप की बात करें तो उन्हें पानी देने का समय भी अलग अलग होता है। सॉइल टू सॉइल, मतलब जो सॉइल की क्वालिटी होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर भी अलग नेचर होता है। तो जरूरी नहीं कि सारी मिट्टी के जैसे ही आप सभी को पानी एक जैसा देना शुरू करें। हो सकता है किसी के अंदर मॉइस्चर कैपेसिटी होल्डिंग ज़्यादा हो तो उन्हें गैप करके पानी देना होगा, किसी के अंदर कम हो तो उन्हें जल्दी पानी देना होता होगा। एंड सीज़न टू सीज़न, और सीज़न टू सीज़न का मतलब गर्मी और बारिश और विंटर सीज़न जो है ठंड का, इसमें वाटरिंग जो है वो समय के साथ देखकर किया जाता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। अगर समर की बात करें तो जो वाटरिंग करने की फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये एक हॉट एरियाज़ या एक ड्राई कंडीशन बना रहता है, तो वाटर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्लांट को। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? ऐसा क्यों है? क्या ये इसका एक रीज़न एवोपरेशन ऑफ रेट ज़्यादा होना है? मतलब भाप अगर ज़्यादा बनेगा गर्मी की वजह से तो क्या पानी भी हमें ज़्यादा देना पड़ता है? ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप आंसर दें हाँ या ना। बूझो, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। अब बूझो कहता है कि इस साल मैं बहुत केयरफुल हूँ भाई प्लांट्स को वाटर देने में। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। लास्ट समर में क्या हुआ था, मैंने पानी अच्छे से दिया नहीं तो मेरे प्लांट जो थे सूख गए और बेचारे मर गए। ओके, तो यहाँ पे बूझो ने आपको हिंट दिया कि भाई अगर प्लांट्स को आपको अच्छे से ग्रोथ कराना है तो आपको वाटर जो है वो प्रॉपर तरीके से उसे देना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन वाटरिंग का सोर्स क्या क्या है? सबसे अच्छा तो हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे वेल्स हो गए, कुएँ, ट्यूबवेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, डैम्स एंड कैनाल्स। ये सारे जो सोर्सेज हैं ये इरिगेशन के बेस्ट सोर्स माने जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं 1.4 में महौत, इससे क्या हो रहा है, वाटर वेल से निकाला जा रहा है और उसको इरिगेशन के रूप में यूज़ किया जा रहा है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड मतलब पहले का, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, ठीक है, वाटर भी कम निकलना और ज़्यादा समय हमें वाटरिंग देने में ही निकाल दिया जाता है पूरे दिन का। द वाटर अवेलेबिलिटी इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। अब हम देखते हैं कि जो वेल्स है, लेक्स और कैनाल्स है, उसमें पानी तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा है और उसके साथ ही साथ अलग अलग हम मेथड यूज़ करते हैं वहाँ से पानी निकाल के अपने फील्ड में डालने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मैथड। इस मेथड में कैटल और ह्यूमन को यूज़ किया जाता है। सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस इफ़िशियंट। चीपर तो है क्योंकि मैन मेड है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वाला है। अगर हम बात करें इसके आउटपुट की तो बहुत ज़्यादा वाटर इससे बाहर निकाला नहीं जा सकता। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अगर हम बात करें और ट्रेडिशनल वेज की तो उसमें आता है मॉथ, जिसको हम बोलते हैं पुल्ली सिस्टम। दूसरा होता है चैन पंप, ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर निकालते हैं और यहाँ पर अपने फील्ड में डालते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक फर्स्ट जो है 1.4 फिगर,
वो मौत मतलब पुल्ली सिस्टम का है, पुल्ली से कुएं में पानी निकाला और कुएं से पानी निकालने के बाद उसे एग्रीकल्चर लैंड में डाल दिया। दूसरा आप देख सकते हैं चेन पुलिंग, ठीक है, चैन के थ्रू क्या हो रहा है कि वाटर बाहर निकल रहा है कुएं से और फिर वो एग्रीकल्चर लैंड में जा रहा है। फिर ढेकली, ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाता है एक लकड़ी के रॉड जैसे कंडीशन पे और वहाँ उसको उठाते हैं, पानी बाल्टी में भरती है और फिर वो इरिगेशन लैंड में डाला जाता है फॉर द इरिगेशन। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं ढेकली बता दिया, रहट लेवर सिस्टम, ठीक है, रहट जो था ये लीवर सिस्टम पे काम करता है, ठीक है, और ये क्या करता है कि वाटर को निकालता रहता है बकेट से या बकेट के थ्रू और चक्की ये घूमती रहती है। जैसा आप फिगर 1.4 में देख सकते हैं कि एक ऑक्स बैल जो है वो घूम रहा है और उसके साथ ही रहट जो है वो भी व्हील जो है वो घूमता रहेगा और उससे वाटर निकाल के वो एग्रीकल्चर लैंड में डालता रहेगा। पंप आर कॉमन यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब आज के समय में अगर हम बात करें तो पंप जो है वो हर जगह यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके एनर्जी के सोर्स भी हैं। जैसे हम एनर्जी के सोर्स में क्या यूज़ कर सकते हैं, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी, ठीक है, जिससे कि इस पंप को अच्छे से चलाया जाता है और इसमें इफ़िशियंसी भी ज़्यादा होती है, आउटपुट ज़्यादा होता है और मेहनत जो होता है वो कम होता है। मेथड, अगर हम मॉडर्न तरीके की बात करें तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। ये जो मॉडर्न मेथड है ये पानी ज़्यादा तो निकालता है लेकिन हमें एक ये व्यू देता है कि आप पानी को अच्छे से यूज़ करो। वेस्टेज ऑफ वाटर को कंट्रोल करने की बात ये करता है। द मेन मैथड यूज्ड आर एज फॉलोज। तो इसमें जो मैथड्स यूज़ होते हैं उसमें कौन कौन से है भाई? तो पहला देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर मतलब छिड़काव करना, छिड़कना। This system is a more useful on the uneven land where sufficient water is not available। कि ये एक ऐसी जगह पे वाटर करने वाला सिस्टम है जहाँ पे वाटर अवेलेबल बहुत ज़्यादा नहीं होता। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at a regular intervals when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump। It escapes from the rotating nozzles। अब होता क्या है कि एक रोटेटिंग नोज़ल लगाया जाता है पाइप के ऊपर और वो पाइप जो है वो उस वाटर को क्या करती है, स्प्रिंकलिंग करती है। क्यों? क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और जब हम पानी के प्रेशर को किसी दूसरी चीज़ से रोकने की कोशिश करते हैं तो वाटर क्या होता है, स्प्रिंकलिंग होता है, छिड़क जाता है। और इसी प्रोसेस को यहाँ पे किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड में। It escapes from the rotating nozzle, it gets sprinkled on the crop as if it is the raining। अब यहाँ पे ये जो वाटर गिरता है वो इस फॉर्म में गिरता है जैसे कि बारिश की बूंदें गिर रही हों, स्प्रिंकलिंग फॉर्म में। स्प्रिंकलर इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर लॉन, ऑफिस प्लांटेशन या कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। 1.5a आप देख सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम ये रहा। यहाँ पे नोज़ल लगे हुए हैं हर एक ब्लॉक के ऊपर और यहाँ से पानी जो है वो सारे प्लांट्स के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर वाटर जो है वो प्लांट्स को ही ध्यान में रख कर बना दिया जा रहा है, न कि लैंड को ध्यान में रख के दिया जा रहा है। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है, रूट पर, न कि रूट के एक्स्ट्रा लैंड वाली जगह पर। इसलिए प्लांट को ही पानी देना सबसे बड़ा टारगेट है हमारे इस मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में। नेक्स्ट आते हैं ड्रिप सिस्टम। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं इमेज, दिस इज़ द सिस्टम। ड्रिप मतलब कि जड़ों के पास एक एक बूंद पानी गिराना, इसी को बोला जाता है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। एक एक बूंद गिरना पानी का, कहाँ? रूट की जगह पर, उसी को हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज़। तो किन जगहों पे ये टेक्निक बहुत बेस्ट है? जैसे फ्रूट के प्लांट्स लगे हुए हों, ठीक है, या फिर गार्डन्स है आपका, वहाँ पे लगाइए, या फिर जहाँ पे आपने छोटे छोटे ट्रीज़ लगा रखे हैं या ट्री बड़े हो गए वहाँ पे इसको लगाइए। बहुत अच्छे से ये आपको एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो कराएगा या फिर कुछ प्लांट्स को ग्रो करा सकता है।
वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। अब इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है मॉडर्न टेक्निक में कि वेस्टेज ऑफ वाटर वो कम से कम हो, इस पे ध्यान रखा जाता है और उसको अच्छे से हैंडल किया जाता है। इट इज़ अ बून इन अ रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। अब ये उन जगहों पे लिए वरदान है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न टेक्निक जो है वो दो मेथड पे अप्लाई हो रहा है। पहला हमारा था स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा था हमारा ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। भाई आपने सारा काम कर दिया, प्लांट्स ग्रो भी कर गए, लेकिन अगर मान लीजिए कि वीड्स ज़्यादा हो तो प्लांट्स अच्छे से न्यूट्रिशन कैसे लेगा सॉइल से, क्योंकि न्यूट्रिशन को दूसरे खाने वाले प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करने लगे जो अननेसेसरी प्लांट्स हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ग्रासेस। तो इन वीड्स को हम कैसे हटाएं, ठीक है। तो बूचो एंड पहली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलॉन्ग विद द वीट प्लांट्स। अब यहाँ पे बूचो और पहली जो है वो एक वीट के खेत में जाते हैं, वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि वीट प्लांट के साथ साथ दूसरे प्लांट जो है वो भी ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे बूझो, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। क्या इन अदर प्लांट्स को जो वीट प्लांट के साथ ग्रो किए हैं, क्या उन्हें भी किसी पर्पस के साथ ग्रो किया गया है, ऐसा उसके माइंड में आता है। इन द फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। अब यहाँ हम देखते हैं कि फील्ड में दूसरे भी अनडिजायरेबल प्लांट वीड्स वो भी मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अब ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उनको हम वीड्स कहते हैं।